गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक के अंतर्गत दूसरा तीसरा काव्यांश पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने इसका पहला काव्यांश आपको पढ़ाया था। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। कवि इस काव्यांश में वर्तमान युग की बात करता है। वो अपने आप में प्रश्न करता है कि अतीत के वे सारी बातें जो बहुत ही सुखमय थी, वो सब आज वर्तमान में मिथ्या सी लगती है, झूठी सी लगती है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। आज तो सौरभ का मधुमास। कवि कहता है कि आज सुगंध से भरा वसंत, मधुमास वसंत, शिशिर में तो निर्जनता में सूनी सांसें भर रहा है। आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ सुगंध, सुगंध से युक्त जो मधुमास था, अतः बसंत ऋतु, बसंत जो है वो अब शिशिर में अर्थात ठंडक में, ठंडी में सूनी, निर्जनता में सूनी सांसें भरता है। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। मधु ऋतु अर्थात बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में जो भौरे से गुंजित डाल थी, वो अपने नव विकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी। कहने का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु में जो डालियां थी वो फल फूल से भरे हुए रहते थे, भरी हुई रहती थी और भौरे उन पर गुंजार करते थे और वो डालियां फल फूलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थी, झुक जाती थी, अपने फल और फूलों के भार से झुक जाती थी। वही डालियां आज अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है पार। आज वही डालियां आज अपनी निर्धनता को देखकर, अर्थात अपने डालियों को सूना सा देखकर सिहर उठती हैं और सोचने लगती हैं कि अब तो जीवन भार बन गया है, बोझ बन गया है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि आज वृक्षों में उतना फल फूल और हरा भरा
यौवन नहीं दिखाई देता, अर्थात हरे भरे नहीं रहते हैं, सूख जाते हैं, सूखी सूखी डालियां हो गई हैं। वो डालियां अपने को अब बोझ सा, उनका जीवन, अपने जीवन को वो बोझ सा समझती हैं। कवि सब अपनी पहले अतीत की बातों को सब झूठ समझता है, उसको आज की उस पुरानी बातें सारी झूठी लगती हैं, क्योंकि आज की स्थिति अर्थात वर्तमान की स्थिति जो है वो इसके विपरीत है। उसको देखकर उसे विश्वास नहीं होता है कि कभी मनुष्य इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा। उन्हीं बातों को याद करके कहता है कि जैसे सुगंध से भरा हुआ वसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर के निर्जनता अर्थात एकांत में गहरी सांसें भर रहा हो, अर्थात बसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो। वसंत ऋतु में भ्रमण जो है, भ्रमण समूहों से गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने विकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी, आज अपनी निर्धनता को देखकर वे सिहर उठती हैं और सोचने लगती हैं कि अब तो ये जीवन भार स्वरूप बन गया है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। कवि कहता है कि आज पावस नद के उद्गार, पावस है अर्थात वर्षा वाली नदियां, वर्षा की नदियां जो हैं, उद्गार उनका उमड़ना, नदियों का उमड़ना। वर्षा ऋतु में जब नदियां बाढ़ से भर जाती हैं, वो उमड़ती हैं, तो विनाश होता है। काल के बनते चिन्ह कराल, कराल भयंकर काल के चिन्ह बना जाती हैं। नदियां जब वर्षा के जल से उपनाती हैं तो भयंकर काल के चिन्ह बना देती हैं, अर्थात विनाश लाती हैं। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। प्रातः काल जो सूर्य की रोशनी से सोने का सा संसार दिखाई देता है, उजला दिखता है, उजला रहता है, सुनहरा दिखाई देता है, वही शाम होते होते संध्या ढलते ढलते संध्या की जो गर्मी है वो उस प्रातः काल के स्वर्णिम संसार को तपा देती है, जला देती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार। कवि कहता है अखिल यौवन के रंग उभार, नर नारियों की युवावस्था में जो रंग रूप और उभार के शरीर आकर्षण, उभार के कारण शरीर आकर्षण दिखता है,
वही वृद्धावस्था में हड्डियों का हिलता हुआ कंकाल ढांचा मात्र रह जाता है, ढांचा मात्र दिखाई देता है। जो नर नारी युवावस्था में बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, वही वही उन्हीं उन्हीं उनका वो शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र, हिलता हुआ ढांचा मात्र रह जाता है। कछुओं के चिकने काले बाल, कछुओं के अर्थात केश, बाल, जो बाल युवावस्था में चिकने होते हैं, रहते हैं, काले रहते हैं, वो वृद्धावस्था में सांप के समान, सांपों के समान और केचुली सी, सांप की केचुली के समान, सांप की केचुली के समान और कांस के फूल के समान सफेद तथा सिवार, सफेद काई के समान, वो सिवाल मैंने काई, काई के समान उलझे हुए दिखाई देते हैं। कवि कहने का तात्पर्य है कवि का कि जो युवावस्था में बाल काले चिकने सुंदर से दिखते हैं, वही वृद्धावस्था में सर्प की केचुली के समान, सर्प की केचुली के समान मलिन और कांस के फूल के समान सफेद तथा सिवार अर्थात काई के समान वे उलझे हुए दिखाई देते हैं। गूंजते हैं सबके दिन जार, कवि कहता है कि ये सुखमय जीवन, ये युवावस्था सिर्फ 4 दिन की रहती है, फिर सभी फिर हाहाकार, अवृद्धावस्था आने पर हाहाकार मचने लगता है। इस प्रकार संसार में सभी के जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर उनके जीवन में भयानक हाहाकार भर जाता है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। इस काव्यांश में कवि ने कालचक्र द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों को बतलाया है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। कवि कहता है कि आज बचपन का जो कोमल शरीर है, वो वृद्धावस्था में पीले पत्ते के समान मुरझाया हुआ सा हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, सुख की जो चांदनी रात है वो सिर्फ 4 दिन की होती है और फिर अंधकार अज्ञात, फिर घनघोर अज्ञात अंधेरा रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कवि का कि आज
बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है वो वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार वाली रातें रह जाती हैं। सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। मृदुल शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, झुलसा देता गालों के फूल। शिशिर सा झर नैनों का नीर, आंखों से जो नीर बहता है वो शरद ऋतु के झरने के समान लगता है। वो झुलसा देता है गालों के फूल। जो गाल फूलों के समान कोमल होते हैं उनको शिशिर के समान, जाड़े के झरनों के समान नैनों से बहता हुआ नीर अर्थात आंसू जो है उस गाले फूल जैसे कोमल गालों को मुरझा देता है, झुलसा देता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। प्रणय का चुंबन, प्रेम का जो चुंबन है उसको अधीर छोड़ देते हैं। अधर जाते अधरों को भूल, अधर को भूल जाते हैं। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि उस समय अर्थात उस शिशिर ऋतु में प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय अधरों को भी भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। मृदुल होठों का हिमजल हास, मृदुल कोमल होठों का हिमजल हास। हिमजल हास ओस की बूंदों के समान निर्मल पवित्र हास्य। उसको समीर लंबी लंबी सांसें भरता हुआ जो है वो उड़ा जाता था, उसको वो समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य है कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिन ओठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई रहती है, मंत्र मुग्ध करने वाली हंसी छाई रहती है, वही वृद्धावस्था आ जाने पर उठती गहरी सांसें उन पर ओठों की हंसी को उड़ा देती है। अर्थात मनुष्य जो है हंसना भूल जाता है। सरल भावों का शरदाकाश घेर लेते घन चिर गंभीर। सरल भावों का शरदाकाश, सरल भावों का, सीधी भावों का शरदाकाश शरद ऋतु के घेर लेते घन घिर गंभीर। सरल भावों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर।
शरद आकाश अर्थात शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती हैं। कहने का तात्पर्य कवि का कि जो भावें चिंताहीन भावें जो शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती हैं, वही समय बीतने पर चिंता के सघन मेघ घिर करके उनको घेर लेते हैं गंभीर रूप से और कुंचित बना देते हैं अर्थात चिंता युक्त बना देते हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। शून्य सांसों का विधुर वियोग संयोग के समय सुख के समय प्रिय और प्रियतमा के जो अधर आपस में जुड़ जाते हैं अथवा चुंबन में आबद्ध हो जाते हैं, वो वियोग विधुर वियोग विछोह हो जाने पर वियोग हो जाने पर वही अधर वियोग के दुख से कातर हो व्याकुल होकर गहरी सांसें भरते हैं। वे अधर मधुर संयोग को छुड़ा देते हैं अर्थात जो अधर से अधर जुड़े रहते हैं वो मधुर संयोग को बिल्कुल भुला देते हैं। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। इस संसार में मिलन के क्षण जो है, मिलन के जो पल हैं केवल दो चार हैं अर्थात थोड़े समय के ही होते हैं, परंतु विरह के कल्प अपार। किंतु विरह के दिन जो हैं वो असंख्य अपार होते हैं अर्थात कल्पों के समान वह समय लंबा लगता है। अर्थात जीवन में सुख के क्षण बहुत कम होते हैं और अधिकांश जीवन तो दुख भोगते ही रहना पड़ता है। ये बात कवि ने इसमें बताई है। धन्यवाद बच्चों। आज इसमें हमने आपको दूसरा तीसरा काव्यांश पढ़ाया। इसके आगे का अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।